Okay, let's go ahead with more questions on units, dimensions, and measurements. Question number 14th. Dimensions of specific resistance are. अभी specific resistance, first of all you need to know what is specific resistance. आपको पहले तो specific resistance क्या होता है ये पता होना चाहिए. तो I hope, I expect कि आप लोगों को रेजिस्टेंस क्या है ये पता है. जिन लोगों को रेजिस्टेंस क्या है ये नहीं पता है, मैं बता देता हूं. देखो क्या होता है जब हम एक कंडक्टर की बात करते हैं. कंडक्टर मतलब एक मेटल होता है बेसिकली. ओके, तो यू हैव अ मेटल, और आपको पता है मेटल is made up of ions, and I hope you know what are ions. If you don't know what are ions, I am telling you what are ions. हमारे पास एटम, एटम में क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और सराउंडिंग में ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. आपको ये पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में है उतने ही प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के चला गया, क्यों जाएगा? क्योंकि उसको एनर्जी मिल जाएगी तो वो जाएगा, जाए. तो अब क्या हुआ, अब ओवरऑल इस एटम के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पहले मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओके एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल. अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो ज्यादा चार्ज कौन सा हो गया? पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन. तो जब मैं मेटल की बात करता हूं, व्हेन यू टॉक अबाउट मेटल्स, मेटल्स में पॉजिटिव आयन्स होते हैं. क्यों? क्योंकि मेटल्स एट रूम टेम्परेचर दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. करंट क्यों मिलेगा? करंट इसीलिए तो मिलेगा हमको कि इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच कैन मूव फ्रीली. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है विच कैन मूव फ्रीली. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली बेसिकली. ओके, अब होता क्या है, रूम टेम्परेचर पे हीट है. आपको गर्मी होती है ना, मुझे तो होती है. तो रूम टेम्परेचर पे हीट है, आपको हो सकती है, मुझे हो सकती है. तो हीट मेटल के पास क्यों नहीं जाएगा? मेटल के पास भी हीट जाएगा. मेटल के पास जाएगा मतलब कहाँ जाएगा? आयन के पास जाएगा. आयन वो हीट लेके कहाँ जाएगा? आयन बहुत हेवी होता है. क्यों हेवी होता है? अरे उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, उसके बाद बाकी के इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो वो हेवी है. तो वो एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता. तो वो क्या करता है, वो बेचारा अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहा है. सो इट कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग एट इट्स ओन पोजीशन. तो ये जो आयन्स है दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग. अब जब ये वाइब्रेट होंगे और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लगा दी थी बैटरी, हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, कंडक्टर को हमने बैटरी लगा दी. बैटरी लगाई तो क्या हुआ, बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा. आपने कभी घर में रिमोट कंट्रोल में सेल डाला होगा तो उस पर लिखा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. दिस ऑल यू नो. ओके, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को जाना है पॉजिटिव टर्मिनल के पास. तो ये जब जाने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे आयॉन्स दे आर वाइब्रेटिंग, दे आर वाइब्रेटिंग. वाइब्रेशन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल अंडरगो कोलिजन. मतलब इसको बेचारे को तकलीफ हो रही है. रेजिस्टेंस, अपोजिशन, इलेक्ट्रॉन इज फेसिंग अपोजिशन बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयॉन्स. तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस आर. रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ऑब्वियस सी चीज है, जितना कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा उतने ज्यादा आयॉन्स होंगे और उतना ज्यादा वाइब्रेशन होगा और उतना ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम होगा पास होने में. तो रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ and it is inversely proportional to area, cross sectional area A. क्योंकि वायर, वायर आपने देखा होगा ना, वायर कैसा दिखता है? वायर को अगर आपने देखा होगा तो वायर आप कैसे देखते हो? सिलेंड्रिकल दिखता है ना वायर आपको. तो वायर हैज सिलेंड्रिकल शेप.
ऐसा। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ए आ गया आपके पास, राइट, गुड, ये ए आ गया आपके पास। अब ये सोचो कि ये जो आयंस थे जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो रहा था, ओके, अब अगर मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दिया, अगर मैंने वायर के एरिया को बड़ा कर दिया, इफ आई इंक्रीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, एरिया बढ़ाना मतलब ये जो आपके पास आयंस है इनका डिस्टेंस बढ़ाना, डिस्टेंस बढ़ाना मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन को तकलीफ कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए मैंने लिखा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब आपको ये भी पता है कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते हो जिसको हम डिनोट करते हैं रो से L by A। आपको ये पता होना चाहिए रो, इस रो को आप बोलते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसी को आप बोलते हो रेजिस्टिविटी। तो आज आपने एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, राइट। तो आपको इस फॉर्मूला से मिलेगा रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस इनटू A by L, ओके। तो आपको अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के डायमेंशन चाहिए, मतलब आपको रेजिस्टेंस के डायमेंशन चाहिए, आपको एरिया के चाहिए और आपको लेंथ के चाहिए, so you need all these dimensions, you need dimension of resistance, you need dimension of area and you need dimension of length। अब resistance के dimensions you should know, अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस के डायमेंशंस आते हैं M1 L2 T-2 इंटू एरिया का आता है L2 अपॉन लेंथ आता है L1। अब रेजिस्टेंस के डायमेंशंस कैसे निकाले ये दूसरे क्वेश्चन में मैं कवर कर लूंगा, और अभी ये समझ लो M1 L2 T-2 ये डायमेंशंस है रेजिस्टेंस के। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये L1 ऊपर जाके L-1 होगा, तो आपको मिल जाएगा M1, ओके, M1 L of course 3, right, good, and you will have over here T-2, good, good। प्रॉब्लम आ गया यहाँ, तो करंट कहाँ गया फिर, करंट तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने। So that is why it is important to know dimensions of resistance very well। ये issue हो जाता है, if you do not know dimensions of resistance then you will end up in problems, okay। तो पहले हमको निकालने पड़ेंगे रेजिस्टेंस के डायमेंशंस, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। तो हम निकाल लेते हैं, तो विल नॉट वेट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन टू कम। यू नो व्हाट इज V इक्वल टू IR, Ohm's law। You know R is V by I। V ये आपको पता होना चाहिए, V नहीं पता तो 12th में सीखोगे, डोंट वरी अबाउट दिस, यू विल लर्न सच थिंग्स इन 12th, सो डोंट वरी। सो V वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। जो जो चीजें नहीं पता है डोंट वरी, ये 12th में आएगा। तो you have work done upon charge into I, this is what you need to know, okay, you need to know this। तो रेजिस्टेंस के डायमेंशंस निकालने के लिए वर्क डन के डायमेंशंस चाहिए। वर्क डन होता है एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशन आपको पता है, you know what is dimensions of energy already, and by the way you also know current is charge upon time, तो charge is current into time, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चार्ज की जगह पे करंट इनटू टाइम और एक बार करंट, तो ये आ गया वर्क अपॉन I² इनटू T। तो रेजिस्टेंस इज V by I, V इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ये V वर्क डन अपॉन चार्ज कैसे आया, ये 12वीं में सीखेंगे, अभी 11th में सीखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
तो अभी के लिए याद रखो V is W by Q for the time being remember। तो रेजिस्टेंस आ गया वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस के डायमेंशंस क्या आएंगे, वर्क डन के डायमेंशंस, वर्क डन मतलब एनर्जी होता है अपॉन करंट के डायमेंशंस, करंट का स्क्वायर है इनटू टाइम। वर्क इज एनर्जी, एनर्जी आपको याद होगा m1 L2 t माइनस 2 अपॉन करंट के लिए आप A यूज करते हो a रेज टू 2, t के लिए t रेज टू 1। तो ये आपको मिल गया डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस m1 L2 t माइनस 2 और ये ऊपर जाके -1 मतलब -3 और a -2। ये आ गया रेजिस्टेंस के डायमेंशंस। हमें क्या चाहिए था, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के डायमेंशन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के डायमेंशन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के डायमेंशंस के लिए आपको क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस के डायमेंशंस, इसलिए पहले हमने रेजिस्टेंस के डायमेंशन निकाले। तो रेजिस्टेंस के डायमेंशंस आपके पास है m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 2। ये a एरिया है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इसको कंफ्यूज मत करना, ये a एरिया है ओके। और यहाँ पे जो मैंने a लिखा है वो a करंट है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट टू अवॉइड योर कंफ्यूजन, मैं यहीं पे एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। r के डायमेंशंस ये l रेज टू 2 है, ये l रेज टू 1 है नीचे, तो ये आपको मिल जाएगा r के डायमेंशंस इनटू l रेज टू 1। so that is better thing because I don't want to create any confusion here okay। so you need to be pretty sure about what you are writing। तो रेजिस्टेंस के डायमेंशंस आपने लिख दिए m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 2 और इनटू l रेज टू 1 है। तो ये आपको मिल जाएगा m1 L3 t माइनस 3 a माइनस 2। ये आपके पास 101% होना चाहिए, m1 L3 t माइनस 3 a माइनस 2 ऑप्शन नंबर ए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए, रो इज आर ए बाई एल, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, इसके डायमेंशन चाहिए तो आर के डायमेंशंस, ए के डायमेंशंस, एल के डायमेंशंस। ए मतलब एरिया, एल टू द पावर 2 लिखते हो ना, मीटर स्क्वायर मतलब एल टू द पावर 2 अपॉन लेंथ एल रेज टू 1। तो ये एल रेज टू 1 आ गया। आर, अभी प्रॉब्लम है कि रेजिस्टेंस के डायमेंशन नहीं पता, बट फ्रॉम ओम्स लॉ यू हैव V इक्वल टू आई आर। तो I R equal to V by I, but V is work done upon charge by definition. Okay, तो work done upon charge, but charge is current into time. तो work done upon current square into time ऐसा आ गया रेजिस्टेंस। तो work done is energy, करंट मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम तो टाइम है। तो ये आपने सब सॉल्व करके रेजिस्टेंस के डायमेंशन निकाल लिए, फिर वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस के डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे। Okay, this is how you are supposed to do this question। अगला क्वेश्चन, if velocity, force and time are taken to be fundamental dimensions or fundamental quantities, find dimensions for mass। वैसा है, हमने इस टाइप का एग्जाम्पल कल भी सॉल्व किया था, वापस आज सॉल्व करते हैं। आपको बोला है वेलोसिटी को, फोर्स को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी अज्यूम करना है और मास का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ V F and T। तो वापस वही, लेट मास इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेज टू x, फोर्स रेज टू y and t रेज टू z, टाइम रेज टू z, राइट, गुड। देन मास इज some constant, dimensionless constant, velocity के dimensions v raised to x, f raised to y, t raised to z। अब dimensions ले लो, mass के dimensions, k तो dimensionless constant है, इसके dimensions तो है नहीं, velocity के dimensions raised to x, force के dimensions raised to y and t time के dimensions raised to z। okay, mass के dimensions m1
एल तो है नहीं, टी तो है नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूँ बिकॉज यू नो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, हमको कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। वेलोसिटी के डायमेंशंस L1 t माइनस वन रेज टू एक्स, फोर्स के डायमेंशंस m1 L1 t माइनस टू रेज टू वाई, और टाइम के डायमेंशंस तो टाइम के डायमेंशंस है ही। फिर आप बोलोगे देयरफॉर m1 L0 t0 L raised to x t raised to minus x, m raised to y L raised to y t raised to minus 2y, और यहाँ पे t raised to z। फिर लेफ्ट हैंड साइड में m1 L0 t0 है, राइट हैंड साइड में L raised to x plus y आएगा। ओके, m raised to, just you have only one term, that is y, and t raised to minus x minus 2y plus z, this is what you have, this is what you get। फिर आप कंपेयर करोगे, L का जो पावर है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल होना चाहिए, मास का जो पावर है वो भी इक्वल होना चाहिए, और टाइम का जो पावर है वो भी इक्वल होना चाहिए। y इक्वल टू 1, यहां से x इक्वल टू माइनस वाई, मतलब x इक्वल टू माइनस वन। अब x इक्वल टू माइनस वन और y इक्वल टू प्लस वन यहाँ पे डाल दो, z मिल जाएगा। तो z मिल जाएगा आपको, फ्रॉम हियर यू विल गेट प्लस वन माइनस टू माइनस वन, तो z इक्वल टू वन। तो आपको x y z की वैल्यू मिल गई। तो यू हैव x y z minus 1 1 and 1, so you have x minus 1 y 1 and z 1, therefore mass is proportional to, if you remember, v raised to x tha, correct, this is what you had, v raised to x and f raised to y and t raised to z। ओके, तो आ गया v माइनस वन एफ वन एंड टी वन, v माइनस वन एफ वन एंड टी वन, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ मैंने k नहीं लिखा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लिखना चाहिए मैंने, तो इट इज इक्वल टू लाइक दिस। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कल भी सॉल्व किया था। तो यू हैव टू बेसिकली नो मेथड ऑफ सॉल्विंग। फंडामेंटल क्वांटिटी अगर वेलोसिटी, फोर्स और टाइम ले रहे हो तो फिर मास इज प्रोपोर्शनल टू v रेज टू x f रेज टू y t रेज टू z। ओके, तो m इक्वल टू सम कांस्टेंट व्हिच इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फिर आप वेलोसिटी के डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, फोर्स के भी पता होना चाहिए, टाइम के पता होना चाहिए। देन कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी रेज टू x है तो वेलोसिटी के डायमेंशन रेज टू x है, तो l रेज टू x t रेज टू माइनस एक्स आ जाएगा, m रेज टू वाई t रेज टू l रेज टू वाई t रेज टू माइनस टू वाई आ जाएगा, और t रेज टू z आ जाएगा। फिर जिसका जिसका बेस सेम है उसके उसको सेम लिख के पावर को ऐड कर लो, सो ऑन सो फोर्थ। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो मास का पावर है और राइट हैंड साइड में जो मास का पावर है, लेंथ का जो पावर है दोनों साइड्स पे, उसको इक्वेट करो एंड सॉल्व दिस। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। खत्म क्वेश्चन, ऐसा सॉल्व करना है, इट इज सिंपल। अगला क्वेश्चन, which one of the following ratio express pressure? Now it is right time for me to introduce another method, लेकिन मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। फॉलोइंग रेशियोज, एनर्जी वॉल्यूम, एनर्जी एरिया, फोर्स वॉल्यूम, मोमेंटम, मोमेंटम, इट इज नॉट मोमेंटम, इट इज मोमेंटम। तो मैं आपको ये दो मेथड से बताऊंगा। मेथड नंबर वन, ऑफ कोर्स डायमेंशंस। पहले तो बोला है कि चारों में से कौन सा प्रेशर है, तो पहले तो प्रेशर के डायमेंशन निकाल लो। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर पी होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। मतलब प्रेशर पी, पी के डायमेंशन मतलब फोर्स के डायमेंशन अपॉन एरिया के डायमेंशन। फोर्स के डायमेंशन m1 L1 t माइनस टू, और ये आ जाएगा L2। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यू विल गेट प्रेशर के डायमेंशंस एज
m1 L-1 एंड T-2। तो पहले तो प्रेशर के डायमेंशन निकाल के रख दो। अब एक एक करके ऑप्शंस वाइज चेक करो। पहला ऑप्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एनर्जी के डायमेंशंस एंड वॉल्यूम के डायमेंशंस। तो एनर्जी के डायमेंशंस हमने एक क्वेश्चन कल सॉल्व किया था, ऐसा एक क्वेश्चन कल किया था हमने। एनर्जी के डायमेंशंस m1 L2 T-2 और वॉल्यूम के डायमेंशंस L3 है। तो ये ऊपर जाएगा, L3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा what you will get is m1 L-1 T-2। ओके, तो हमारा पहला ही आंसर मैच हो गया है ना। प्रेशर के डायमेंशंस क्या है, m1 L-1 T-2, और यहाँ पे भी पहला ही आंसर मैच हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड, तो ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं पड़ा हमको, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा आंसर है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू मेथड नंबर 2 ऑफ कोर्स। अब मेथड 2, क्योंकि 2-3 मेथड एग्जिस्ट करता है, तो मेथड नंबर 2, प्रेशर ये फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स आप मेजर करते हो न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में। न्यूटन मतलब क्या, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मास आप मेजर करते हो किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और एरिया मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर के यूनिट्स क्या आएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी आप ऑप्शन नंबर ए, हमको पता है ऑप्शन ए सही है, वी ऑलरेडी नो दिस, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बट एनर्जी क्या था, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कोई भी एनर्जी चलेगा, पोटेंशियल काइनेटिक कोई भी चलेगा, हाफ mv²। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है, फिर वो अगर क्यूब है तो फिर L3। मास आप मेजर करोगे किलोग्राम में, वेलोसिटी आप मेजर करोगे, ये यूनिट्स है इसके, वेलोसिटी आप मेजर करोगे मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो ये आ गया मीटर क्यूब, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और प्रेशर भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो अब तक हम डायमेंशन 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 कर रहे थे, अब हम यूनिट्स पे आ गए। ओके, थर्ड मेथड आल्सो, और एक मेथड है। तो अभी वो मेथड क्या है, मेथड 3, प्रेशर is force upon area, force is mass into acceleration upon area, right? Good. Now option A, energy per unit volume, energy per unit volume, energy as I told you is half mv² upon volume. But what is volume, what is volume of a cylinder, area multiply by length, मतलब volume is area into length, that is what I am saying, half mv²। ये नीचे वॉल्यूम है, कंफ्यूज मत होना, छोटा v और बड़ा v में कंफ्यूज मत होना, ओके। बट वॉल्यूम है एरिया, एरिया इनटू लेंथ, दिस इज वॉल्यूम, राइट। गुड, ओके। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, बाय द वे, acceleration is velocity per unit time, है ना, acceleration is velocity per unit time, ये भी बताना चाहिए। There are different ways, so okay, anyways, what is distance, by the way, velocity is equal to distance upon time, isn't it, distance upon time। तो distance क्या आएगा फिर, what is distance, distance is velocity into time। ये L क्या है, L तो डिस्टेंस ही है ना,
वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके, तो हाफ mv स्क्वायर अपॉन a, वेलोसिटी इनटू टाइम, एक v गया, गुड, वेरी गुड, हाफ m v by t, what is v by t, what is velocity upon time, acceleration, good, half m by a into acceleration, तो ऊपर भी तो वही था, नीचे भी वही है, सिर्फ यहाँ पे हाफ, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, नंबर एक्स्ट्रा आ गया तो कुछ नहीं है, लेकिन हमको डायमेंशनली चेक करना है, हमको डायमेंशन पूछा है, लुक हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एक्सप्रेस प्रेशर डायमेंशनली, तो फॉर्मूला बना के भी कर सकते हो, तो ये मेथड नंबर 3 है। तो बट ऑफ कोर्स ये कब पॉसिबल है, जब आपके बेसिक्स क्लियर है। तो पहले मैंने क्या किया, हमको पूछा कि इन चारों में से किसका कौन सी क्वांटिटी प्रेशर रिप्रेजेंट करता है, तो हमने तो पहले प्रेशर के डायमेंशन निकाल लिए, फिर एक एक करके हम चेक कर रहे थे, तो पहला ही ऑप्शन ऐसा आ गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, जिसके डायमेंशंस प्रेशर के डायमेंशन के साथ मैच हो गए, बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दूसरा मेथड, अभी हर बार के हम डायमेंशंस करेंगे, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, मैं स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली हम शॉर्टकट ट्रिक्स डालते जाएंगे। अब मेथड 2, ये ऐसा यूनिट्स निकाल लो, क्या है मतलब, फोर्स तो पता ही है ना, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, ओके राइट, तो मास इज किलोग्राम, एरिया एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करने गए तो भी किलोग्राम अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यूनिट्स भी सेम आ गए, वेरी गुड। मेथड 3, मेथड नंबर 3, फॉर्मूला जब हम प्रेशर का बनाने गए तो वो आ गया फोर्स अपॉन एरिया, ओके, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, हो गया। फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी हमने एडजस्ट कर दिया, राइट, so this is how you can simply solve. Next question, the dimensions of Planck's constant are same as that of, देखो अब just to tell you one basic thing, आपने कभी एक घर को बनते हुए देखा होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, when they dig into the land, वो जमीन को खोदते हैं, फिर उसमें उसका पाया बेस मजबूत करते हैं, बेस बनाते हैं, तो हम वही कर रहे हैं। मैं पहले ही चैप्टर में अलग अलग फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट कुछ नया ही है, तो यू विल नाउ नो व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो अब एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मान लो हमारे पास एक बॉल है जो मूव हो रहा है, इसका एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, राइट, देन you may have potential energy, you may have many types of energy। अब हमारे पास अगर लाइट है, लाइट फोटोन, आप जब आपके घर में बल्ब होगा, उसका बटन चालू करोगे तो क्या होता है, लाइट बाहर निकलता है, वो जो लाइट है, फोटोन जो है, उसका एनर्जी होता है E इक्वल टू एच नू, energy of a photon is h multiplied by nu, where h is called as Planck's constant and nu is frequency, so h is equal to E upon nu, E is energy, nu is frequency, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस होंगे एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस, एनर्जी के डायमेंशन पता है आपको, m1 L2 T-2, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, मतलब t टू द पावर -1 के डायमेंशंस, ओके, दिस आर द डायमेंशंस। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा m1 L2 T-2 + 1, मतलब -1। तो पहले तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल लो, प्लैंक्स कांस्टेंट होता क्या है ये पता होना चाहिए। अब एक एक करके चेक करेंगे ऑप्शन ए,
लीनियर इम्पल्स, मैंने आपको बताया था one of the lectures में I told you what is the meaning of impulse. Okay, impulse, force multiplied by time is impulse. जैसे बैट्समैन ने बॉल को मारा तो बैट्समैन ने बॉल पे फोर्स लगाया, लेकिन वो फोर्स बहुत स्मॉल टाइम के लिए एक्ट हुआ. तो देयर वाज अ बैट, देयर वाज अ बॉल, बैट was exerting force on the ball but for a very short amount of time. Okay, तो वो उसको बोलते हैं impulse. Impulse is denoted by J and it is force multiplied by time. तो impulse के dimensions मतलब force के dimensions multiplied by time के dimensions. Force के dimensions मतलब m1 l1 t minus 2 और time के dimensions मतलब t raised to 1. तो ये आ जाएगा आपके पास m1 l1 t minus 1. तो ये इम्पल्स के डायमेंशन और h के डायमेंशन मैच नहीं हो रहे, तो ऑप्शन ए सही नहीं है. वर्क, एज यू नो वर्क तो एनर्जी ही होता है ना, वर्क तो एनर्जी है, तो वर्क के डायमेंशन क्या आएंगे, m1 l2 t minus 2. ये भी मैच नहीं हो रहा, तो ये भी सही नहीं है. लीनियर मोमेंटम, एज यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मतलब मोमेंटम के डायमेंशंस चाहिए तो मास के डायमेंशंस और वेलोसिटी के डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. m raised to 1 ये मास का डायमेंशन, v is l1 t minus 1, ये भी सही नहीं है. तो बचा तो एक ही अब एंगुलर मोमेंटम, यही आएगा और क्या, तो एक ही ऑप्शन बचा है अब. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस. मतलब एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस चाहिए तो लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो. लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस आपने ऊपर अभी निकाल के रखे, अभी अभी आपने फाइंड किया, m1 l1 t minus 1 into डिस्टेंस मतलब l1. तो फाइनली what you are going to get is फाइनली आपको मिल जाएगा m1 l2 t minus 1. आ गए क्या डायमेंशन सेम, यस आ गए डायमेंशन सेम, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. तो पहली चीज ये है दैट intentionally I am taking such question where you come across various physical quantities जो आपको 2 साल के पीरियड में लगने वाला है. तो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, बाय द वे स्पेलिंग गलत लिखा है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट एनीवेज डजंट मैटर. प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज E equal to h nu where h is Planck's constant, तो h is energy by frequency. तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस होंगे एनर्जी के डायमेंशंस अपॉन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस. एनर्जी के डायमेंशंस पता होने चाहिए m1 l2 t minus 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड, तो t raised to minus 1 डायमेंशंस आते हैं फ्रीक्वेंसी के. गुड, तो ये आ गया आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन. गुड गुड. फिर हमने चारों क्वांटिटीज ले लिए, लीनियर इंपल्स व्हिच इज फोर्स इनटू टाइम उसके डायमेंशन निकाल लिए, देन वर्क के डायमेंशन निकाल लिए, देन मोमेंटम के डायमेंशन निकाल लिए, देन एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन निकाल लिए, एंड फाइनली व्हाट वी सी इज एंगुलर मोमेंटम के और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन सेम आ रहे हैं. गुड, good enough. This is how you are supposed to solve this particular question. Okay, so this question is going to take time, so I will stop at this point and the next question will go in the next session. We are going to stop for today.